नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपसे रीतिकाल पर चर्चा कर रही हूँ और रीतिकाल को जानने समझने के क्रम में हमने उसके आरंभ, उसके अभ्युदय, उत्कर्ष, उत्थान, इन सारी बिंदुओं पर अच्छे से जानकारी ली है। कहने का मतलब है कि रीतिकाल को उसके बुनियाद से उसके भवन निर्माण तक हमने जाना है। और ये जो पूरी एक समझ हमने बनाई है वो इसलिए ताकि हम रीतिकाल को ठीक ठीक उसके पूरे आकलन के साथ उसे हम जान पाए। रीतिकाल वाकई में एक महत्वपूर्ण काल है और वो इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ आधार स्तंभ हैं जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिंदी इतिहास में रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, इनकी वजह से ये जो पिलर हैं, इनकी वजह से ही रीतिकाल अविस्मरणीय अध्याय बनकर ठहरता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। ये ठीक स्वर्णिम काल जो स्वर्ण युग था भक्ति काल का, उसके और उसके बाद और जो भारतेंदु युग का जो जागरण काल था, जागृत काल था, उस दोनों के बीच का ये एक अंधेर युग जैसा है। लेकिन उसके बावजूद जो रोशनी की किरणें इसमें हैं, जो जिनकी वजह से ही, जिन रोशनी, जिन ज्योतिपुंजों की वजह से यह कलात्मक भवन का निर्माण हो पाया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसकी हम चर्चा करेंगे। वाकई में इनका 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 अलग से मतलब वो जो था पूरा सीमा निर्धारण और वगैरह वगैरह जो उसकी जो चीज़ें थी, प्रवृत्तियाँ और अलग अलग काव्य धाराएँ, प्रमुखताएँ, विशेषताएँ और काव्य के स्वरूप, इन सारी चीज़ों को जानने समझने के क्रम में हमने इन महान हस्तियों के बारे में जाना तो है, पर इनके बारे में सविस्तार व्यापकता से चर्चा थोड़ी सी ज़रूरी होती है, हो जाती है, क्योंकि इनकी वजह से ही रीतिकाल रीतिकाल बन पाया। इतनी कलात्मक तरीके से इसने अपनी छवि बनाई, तो लाजमी है हमें इन्हें जानना। आइए हम लोग केशव दास की चर्चा से शुरू करते हैं। तो जो पहला रीतिकाल का जो पहला आधार स्तंभ है वह केशव दास हैं। तो हम लोग केशव दास के अध्ययन से शुरू करते हैं। और मित्रों, यह जो मैंने रीतिकाल के अध्ययन के बाद उसके तमाम विषय बिंदुओं को समझने के बाद आज जो उनके आधार स्तंभों पर चर्चा शुरू कर रही हूँ, ये बेहद ज़रूरी है। इसे आप पढ़ने के क्रम में समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है। और इसकी कुछ और दूसरी कड़ियाँ भी इसमें जुड़ेंगी। बिहारी, देव, पद्माकर, ये सारे लोग, मतीराम, घनानंद, ये लोग आकर इसमें जुड़ेंगे, जो वाकई में बहुत ज़रूरी प्रतिनिधि, आचार्य, कवि रहे हैं, जिनकी वजह से ही रीतिकाल बन पाया। तो आज की जो पहली शुरुआत हम कर रहे हैं वह केशव दास के साथ कर रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किसी एक साहित्यकार को दो कालों में स्थान दिया जाए। केशव दास को भक्ति काल और रीतिकाल दोनों में रखा जाता है। यह एक दरबारी कवि थे और राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में अत्यधिक सम्मानित थे। इनकी रचनाओं में संस्कृत काव्य शास्त्र पर आधारित काव्यांग निरूपण, लक्षण एवं उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनकी समय सीमा 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक मानी जाती है। केशव के द्वारा रचित काव्य ग्रंथों के नाम काल क्रमानुसार इस प्रकार हैं: रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित 1607, विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। रसिक प्रिया का मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है,
कवि प्रिया का उद्देश्य आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी को काव्य शिक्षा देने हेतु किया गया था। केशव ने इस ग्रंथ में अपने आचार्यत्व एवं कवित्व को पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। विज्ञान गीता अध्यात्म पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कवि ने अध्यात्म एवं दर्शन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रसिक प्रिया ग्रंथ में नवरसों का चित्रण मिलता है। रसों में भी श्रृंगार रस की प्रधानता को स्वीकारते हुए केशवदास ने श्रृंगार का ही सर्वाधिक वर्णन किया है। रसिक प्रिया ही वह ग्रंथ है जिसने प्रथमतः आचार्यत्व की श्रेणी में केशवदास को प्रतिष्ठित किया। रामचंद्र का श्री राम जी के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है। केशवदास इनकी रचनाओं में रामचंद्र का प्रमुख स्थान रखती है। केशवदास की रचनाओं में रामचंद्र का प्रमुख स्थान रखती है। रामचंद्र का 1601 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। यह प्रबंध का काव्य है जो राम कथा पर आधारित है। इसकी कथा वस्तु भक्ति परक है तथा दृष्टि रीतिकालीन है। केशव का आचार्यत्व। अभी तक हमने केशव की रचनाओं के बारे में जाना कि उन्होंने क्या, किस तरह, कब, कैसी रचनाएं रची और उनकी संक्षिप्त विवरण हमने लिया। अब हम लोग आगे केशव को जिस श्रेणी में रखा जाता है आचार्यत्व की श्रेणी में, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। संस्कृत आचार्य जिस तरह के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना कर रहे थे, ठीक उसी परिपाटी में केशवदास ने भी रचना की। उनके कवित्व प्रतिभा का आकलन करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। आचार्य शुक्ल जी के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि केशव को कवि रूप में कवि प्रतिभा एवं मौलिकता के स्तर पर उन्होंने खारिज किया है, किंतु उनकी शास्त्रीयता, काव्यांग निरूपण, लक्षण उदाहरण की क्षमताओं को देखते हुए उनके आचार्यत्व को स्वीकारा है। रीति निरूपण पर आधारित 3 ग्रंथ हैं। केशव के रीति निरूपण पर आधारित 3 ग्रंथ हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला, जिसमें छंदमाला अप्राप्य है। कवि प्रिया में मूल विषय अलंकार तथा रसिक प्रिया का रस है। रसिक प्रिया में विभिन्न रसों का लक्षण उदाहरण शैली में वर्णन है, किंतु श्रृंगार रस का सर्वाधिक विस्तार में वर्णन हुआ है। परंतु यह भी सत्य है कि रसिक प्रिया के रस वर्णन में कमियां भी है। इसी प्रकार केशवदास ने कवि प्रिया में विभिन्न अलंकारों का लक्षण उदाहरण रूप में वर्णन किया है, किंतु यह भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। पहली श्रेणी में आचार्य काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। हमने जाना है कि केशवदास का इस श्रेणी में कोई स्थान नहीं। उन्होंने न किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और न ही किसी नवीन काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन ही। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य अंगों की मौलिक व्याख्या की है। केशव में इसका भी प्रायः अभाव है। तीसरी श्रेणी में वे आचार्य हैं जो कवि शिक्षक हैं। केशव हमारे समक्ष कवि शिक्षक के रूप में ही सामने आते हैं, जिन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंगों रस तथा अलंकार का साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाले शिक्षार्थियों, कवि एवं रसिकों के लिए विस्तार में वर्णन किया है। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि
ये जो आचार्यत्व की जो उपाधि है या जो श्रेणी है ये कैसे तय होती है, इसका मापदंड क्या है। तो इसकी जो कसौटी है वह यह है कि जो काव्य शास्त्र है, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र जो है, इसमें जो पहली श्रेणी के आचार्य होते हैं वे वो होते हैं जिन्होंने स्वयं किसी सिद्धांत का आविष्कार किया हो, किसी सिद्धांत का निरूपण किया हो, या फिर किसी संप्रदाय का प्रवर्तन किया हो। तो हमने देखा है कि केशव ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। फिर जो दूसरी श्रेणी में आचार्य आते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो साहित्य सिद्धांत है, जो पहले से स्थापित साहित्य सिद्धांत है, उसकी मौलिक तरीके से व्याख्या की हो। तो केशव ने ऐसी कोई मौलिक व्याख्या भी नहीं की है किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी सिद्धांत के लिए। तीसरी श्रेणी जो आती है वह है शिक्षक, कवि शिक्षक की, जो एक मध्यम तरीके से मध्यम प्रतिभावान हों और अपने तरीके से वो कविता भी रच रहे हों, और उनके जो कविता रचने का जो ध्येय हो, जो उद्देश्य हो, वह यह हो कि वह उसके द्वारा काव्य शास्त्रीयता का ज्ञान दे सके। जो शिक्षार्थी हैं, जो रसिक हैं, जो नवोदित कवि हैं, उन सबको इसका ज्ञान दे सकें। तो ऐसी ही श्रेणी में हम केशव को रखते हैं। मतलब जो कवि आचार्य, कवि शिक्षक वाला जो आचार्यत्व की जो श्रेणी है, इसी में हम केशव को रखते हैं। आचार्यत्व की इस श्रेणी में केशव का महत्व असंदिग्ध है, इसलिए भी अन्य त्रुटियों के बावजूद इन्हें हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। केशव वास्तव में अलंकारवादी आचार्य थे। केशव की मान्यता थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकार के सुशोभित नहीं होती। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रंत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यह जो पंक्तियां केशव की हैं, ये बरबस उद्धृत होती ही रहती हैं जब भी केशव का जिक्र आता है। आगे अब हम लोग केशव के काव्य कौशल पर चर्चा करते हैं। केशव दास के आचार्यत्व को प्रदर्शित करता उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं रामचंद्रिका है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया ग्रंथों की संक्षिप्त व्याख्या हम देख चुके हैं। अब रामचंद्रिका की व्याख्या भी अपेक्षित एवं प्रासंगिक है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है। इस काव्य में उचित संबंध निर्वाह का अभाव है। इस ग्रंथ में प्रमुख प्रसंगों को चुनकर और उन्हें विभिन्न छंदों में क्रम देकर छंदबद्ध कर दिया गया है। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने बार बार उल्लेखित किया है कि केशव में संबंध निर्वाह की उचित क्षमता का अभाव है। साथ ही रामकथा के संवेदनशील एवं मार्मिक स्थलों की भी पूर्ण सम्मान वह नहीं कर पाए हैं। इन्हीं कारणों से रामचंद्रिका रामचरितमानस की तरह न तो जनमानस में लोकग्राही हो पाई, न ही प्रबंध काव्य में प्रतिनिधि रचना बनने का स्थान ग्रहण कर पाई। रामचंद्रिका की विशिष्ट योजना संवाद है। इनके द्वारा प्रस्तुत संवाद काफी प्रभावशाली हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त व सुंदर है। रामचंद्रिका अपने कथानक एवं संबंध निर्वाह में भले ही कमजोर रहा हो, किंतु इसका शिल्प चर्चित रहा है। उनके द्वारा की गई बहुछंद की कल्पना भी नई वस्तु थी। महाकाव्य और प्रबंध काव्य दोनों विधाओं में एवं संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में केशव जैसी छंद योजना नहीं मिलती। किंतु शुक्ल जी ने केशव दास की छंद योजना की भी आलोचना की है। उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा है। उनका दावा है कि रामचंद्रिका में छंद प्रयोग
भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता। केशव ने छंद योजना की जितनी भी जटिलतम यत्न किए हों, किंतु भाव एवं भाषाई लय की अत्यधिक उपेक्षा हुई है। राम कथा के प्रचलित मानकों में वाल्मीकि, तुलसी एवं अन्य संस्कृत साहित्यकारों ने राम के त्यागमयी, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं उनके जीवन पर्यंत संघर्ष का भक्तिमय वर्णन किया है, किंतु केशव की राम कथा इन सबसे भिन्न है। इन्होंने मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राजवैभव दोनों पर समान बल दिया है। इनकी कथानक योजना में स्पष्टतः देखा जा सकता है कि कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त हैं, किंतु कुछ शिथिल और अधिक कमजोर भी। इन्होंने राम कथा के लिए आदि कवि वाल्मीकि, भागवत पुराण एवं अन्य संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों की सहायता ली है। केशव की संवाद योजना, हमने अभी देखा कि रसिक प्रिया में क्या विशेषता है, कवि प्रिया में क्या विशेषता है, और ठीक उसी तरह अब हम रामचंद्रिका पर आधारित उनकी विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो रामचंद्रिका है, इसके बहुत सारे प्रयोगों को और अलग अलग तरह के छंदों और अलंकारों के प्रयोग को कई बार उसकी आलोचना करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे अजायब घर तक कह दिया, लेकिन उसके बावजूद शुक्ल जी ने भी रामचंद्रिका के संवाद योजना की सराहना की है। तो कैसे की है, आइए हम लोग देखें। हिंदी साहित्य में केशवदास को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वह प्रमुखता से रामचंद्रिका की संवाद योजना पर आधारित है। वस्तुतः रामचंद्रिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी संवाद योजना ही है। रामचंद्रिका के प्रमुख संवादों में राम परशुराम, राम लक्ष्मण संवाद, रावण अंगद संवाद आदि शामिल है। विशेष तौर पर रामचंद्रिका का कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, जो किसी प्रबंध काव्य में संवादों की सफलता का विशेष आकर्षण है। रामचंद्रिका में कई दृश्यों में गहरी एवं सघन अभिव्यंजना हुई है। बड़े एवं लंबे प्रसंगों का अत्यंत संक्षिप्त रूप में रख देना केशव की सर्वाधिक विशिष्ट गुणवत्ता है। उदाहरण के लिए दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन के कारण की सूचना, इतनी सारी बातें केशव ने एक ही पंक्ति में कहलवा दी है। मातु कहाँ नृपपात गए सुरलोक कही, क्यों सुत शोक लय। रामचंद्रिका के संवादों में वक्रोक्ति एवं नाटकीयता की सुंदर व्यंजना देखने को मिलती है। अतः केशव के संवाद सुंदर, सजीव और उत्कृष्ट हैं। इसलिए केशवदास की रामचंद्रिका अपने संवाद योजना में अद्वितीय है और उनका काव्य सौष्ठव अन्यत्र दुर्लभ। यद्यपि हमने केशव के जीवन चरित्र एवं काव्य संसार का भली भांति अध्ययन किया, साथ ही उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का व्यापक विश्लेषण भी, तथापि एक बात समझने के लिए रह गई कि केशव को भक्ति काल एवं रीतिकाल दोनों में क्यों कर रखा जाता है। आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। वास्तव में केशव अपनी समय सीमा के साथ भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका जो लेखन काल है वह 1555 से 1617 भक्ति कालीन समय सीमा के अंतर्गत आता है। किंतु केशव की लेखनी रीतिकालीन है, अर्थात उनके लेखन की प्रवृत्ति रीति सम्मत संस्कृत काव्य शास्त्रीयता से संबद्ध है, किंतु रीतिकाल उनके अपने समय के
लगभग 50 वर्षों बाद हिंदी साहित्य में स्थापित हुआ, किंतु माना जाता है कि हिंदी में संस्कृत काव्य शास्त्र पर आधारित रीति ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने ही किया। यहाँ पे जो बात रह जा रही थी उसे मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि केशवदास अपनी समय सीमा, मतलब वो जब अपनी रचनाएं रच रहे थे तो उनका जो समय था, वह जो काल था, वो भक्ति काल के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन भक्ति काल में होकर भी जो भक्ति कालीन प्रवृत्ति थी उससे अलग वो काव्य शास्त्रीयता को आधार बनाकर रचना रच रहे थे। तो इसलिए वो जो काव्य शास्त्रीय रचनाएं उनकी थीं, काव्य शास्त्र पर आधारित रचनाएं जो वो रच रहे थे, वो रीति कालीन रचनाएं थी। और ये जो रीति काल की जो शुरुआत होती है वह केशव के लगभग 50, केशव जब लिख रहे थे अपने समय में तो उससे लगभग 50 वर्ष के बाद वह स्थायित्व पाता है, मतलब निरंतरता पाता है। लेखन अपनी निरंतरता पाती है और लगातार लिखा जाता है। रीतिकाल इस तरह से अपनी निरंतरता को प्राप्त करता है। तो ये जो इसके प्रणेता हुए वो रीतिकाल के जो प्रणेता हुए, चूँकि उनकी जो लेखन की प्रवृत्ति थी वह विशुद्ध रीतिमय थी, रीति संबद्ध थी, इसलिए रीतिकालीन कवियों की श्रेणी में केशव को रखा जाता है। और चूँकि उनका जो समय था, उनका जो समय सीमा थी वह भक्ति काल का था, इसलिए उन्हें भक्ति काल के समय सीमा के अंतर्गत भी माना जाता है। तो इसलिए केशव समय सीमा से भक्तिकालीन एवं रचना विधान से रीतिकालीन ठहरते हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप बेहतर तरीके से केशव को समझ पाए होंगे, उनकी रचनाओं, उनके काव्य की जो बनावट है, जो बुनावट है, जो शिल्प है, उसे समझ पाए होंगे। रामचंद्रिका के संवादी योजना को समझ पाए होंगे और क्यों कर केशव दोनों कालों से संबंध है, इसे भी आप समझ पाए होंगे। और अब हम लोग अगली दफ़े मिलेंगे बिहारी के साथ, रीतिकाल के मजबूत आधार स्तंभ बिहारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।